कल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स का देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या शेयर है, क्या हिस्सेदारी है, इस पर हम लोग चर्चा करते थे। और फिर दूसरा में हमने यह डायग्राम में दिखाया था कि उसको यदि हम परसेंटेज में देखना चाहें तो किस रूप में हम देखें। तो दूसरा डायग्राम वह प्रमाणित करता था कि व्हाट आर द परसेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन in different sectors. It means from the different sectors, primary, secondary, tertiary, what are the shares or the percentage in gross domestic product? I have already cleared those two diagrams. Now today, next diagram is indicating us the share of sectors in employment, which is the most important thing nowadays. यानी आज के समय में जो रोजगारी की समस्या है, रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या है, यह बेहद व्यापक समस्या है। एक तो एम्प्लॉयमेंट, जिनको रोजगार का अवसर मिलता है, कार्य मिलता है, और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जब हम अन लगाते हैं, UN, अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या हो जाएगा? तब यहां कैपिटल लेटर हट जाएगा, UNEMPLOYMENT, अनएम्प्लॉयमेंट। भारतवर्ष में वैसे तो प्रायः सभी देशों में समस्या होगी, कुछ देशों में कम, किंतु कुछ देशों में बहुत अधिक। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और जो गति है भारत में जनसंख्या वृद्धि की, आने वाले 20 वर्षों में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे यदि इसमें कुछ नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जो आबादी है, तो उन सबों को मनोनुकूल कार्य मिल पाना बेहद कठिन है। कहावत है, ये जो बेरोजगारी की समस्या है, भारतवर्ष में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या है, वो सुरसा के मुंह की भांति है। आप लोग रामायण वगैरह में चर्चा करते होंगे, आपस में सुनते होंगे कि जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, इसी प्रकार का प्रसंग है, तो उनकी परीक्षा ली गई थी कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूं, और इस क्रम में हनुमान जी का आकार बढ़ते जाता था, वो भी अपना मुंह विशाल करते जाती थी, और अंततः हनुमान जी ने सोचा कि इसमें जो समय बर्बाद करना है व्यर्थ है, इसलिए बुद्धिमानी का परिचय दिया। तो सुरसा का मुंह से तात्पर्य यहां पर है कि इतना बड़ा व्यापक, इतनी बड़ी व्यापक समस्या है बेरोजगारी की कि इसको पाटना बेहद कठिन कार्य है। तो आज हम
देखेंगे कि भारतवर्ष में आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले 1973 ईस्वी में क्या स्थिति थी। 1973 ईस्वी में क्या पोजीशन था और 2000 ईस्वी में क्या स्थिति हुई और वर्तमान में 2019 ईस्वी में क्या स्थिति है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस सबसे पहले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्या चीज? बेरोजगारी 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 सब लोग चर्चा करते हैं, खूब चर्चा करते हैं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? मोस्ट ऑफ द पीपल आर अननोन। वैसे जिसको काम नहीं मिलता है बेरोजगारी, ऐसा लोग बोल देते हैं। बहुत हद तक इसमें यथार्थता भी है, किंतु जब हम अर्थशास्त्र की भाषा में इसका डिफिनीशन देंगे तब 2-3 तथ्यों पर ध्यान देना होता है। पहला कि व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, दूसरा उसकी योग्यता भी है, तीसरा कार्य का अवसर यदि नहीं मिले उस प्रकार का, अर्थात ए पर्सन who is very eager to getting the job, very eager, very curious to getting the job, but according to his ability, according to his capacity or ability, he is unable to getting the job. अर्थात that situation is known as unemployment. अर्थात ऐसी स्थिति, व्यक्ति कार्य करने के लिए व्याकुल है, आतुर है, वेरी ईगर, किंतु और उसमें क्षमता भी है, एबिलिटी भी है, योग्यता भी है, लेकिन उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को ही बेरोजगारी कहते हैं। ये अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, योग्यता भी है, किंतु उनके योग्यता अनुसार कार्य जब नहीं मिल पाता है तो उसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। अब एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के गुरुजी होते हैं। आजकल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में नियोजित शिक्षकों का बड़ा प्रचलन हो गया है और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी योग्यता इंटरमीडिएट और ज्यादा से ज्यादा बैचलर है। प्राइमरी तो इंटरमीडिएट ही है, किंतु वहां पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स, पीएचडी धारी की पंक्ति लगी हुई है, वो कार्य भी कर रहे हैं। लोग बोलते हैं वो तो रोजगार पर, वो सर्विस होल्डर है, वो एम्प्लॉयड है। भैया मैं बता देना चाहता हूं, क्या उसकी योग्यता, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वह उपयुक्त है? कतई नहीं है। उनको तो कॉलेज में होना चाहिए, किंतु इस स्थिति को भी
प्राइमरी स्कूल का गुरुजी बन गया तो उनको लगता है कि हम एम्प्लॉयड हैं। प्यारे बच्चों, उनकी एबिलिटी जो है वह है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। उनकी एबिलिटी प्रमाणित करता है कि वो कॉलेज में लेक्चर जाके दे, कॉलेज का शिक्षक बने, प्राध्यापक बने, प्रोफेसर बने, तो उन्हें भी हम बेरोजगार कहेंगे। क्लियर? इसका मतलब हुआ योग्यतानुसार जब कार्य नहीं मिलता है, योग्यतानुसार जब कार्य नहीं मिलता है, जबकि व्यक्ति कार्य करने को व्याकुल है, मान लो एबिलिटी है और क्षमता है, किंतु कार्य करना ही नहीं चाहता है, तब दूसरी बात, किंतु व्याकुल है कार्य करने के लिए और योग्यता भी है, उसके अनुरूप कार्य नहीं मिलना ही बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष बेरोजगारी है, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, खुली हुई बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको डिटेल्स में बताएंगे। अब किस प्रकार की बेरोजगारी किस क्षेत्र में व्यापक है उसको भी बताएंगे। किंतु थोड़ा सा, क्योंकि हमारा देश आज के समय में भी कृषि प्रधान देश है, जिसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं डायग्राम पर, तो उसको हम उदाहरण के क्रम में हम खुली बेरोजगारी अथवा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को चर्चा कर लेंगे। अर्थात एक है डिस्गाइज, जिसके बारे में व्यक्ति को लगता है वो कार्य कर रहा है, व्यक्ति को लग रहा है कि वो कार्य कर रहा है, किंतु उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं के बराबर है। और इस प्रकार की स्थिति सामान्यतया कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब एक किसान भाई है, उनको 5 एकड़ जमीन है और उसको वो सही तरीके से अभी कार्य करने की क्षमता नहीं रखता है, प्रोडक्टिविटी जितना होना चाहिए उससे कम है, क्योंकि कुछ और एक आध है उसमें रहना चाहिए। उस किसान को 4 बेटे हुए और वो चारों बेटा भी उसी में खेतीबाड़ी में लग गए। अब जहां 2 आदमी उसमें कार्य के लिए पर्याप्त था, वहां 5 आदमी काम कर रहे हैं, बाप और 4 बेटे, 5 आदमी। अब फिर चारों के भी 4 बेटे हुए, फिर वो सब भी उसी में शामिल हो गए। दुर्भाग्य से किसी एक आध बेटा को कोई नौकरी उकरी लग गई तो उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 4 चौका 16, 4 20, 20 1 21, 21 में से 2 हटा दीजिए 19। अब उस छोटे से भूखंड 5 एकड़ भूमि में जहां 4 आदमी या 3 आदमी पर्याप्त था प्रोडक्शन के लिए, सब के सब उसी में समा गए। उसको लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, किंतु ऐसे अतिरिक्त जो हैंड उसमें इन्वॉल्व है, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, नहीं के बराबर है। उसको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, किंतु यथार्थ में, वास्तविक में उसकी प्रोडक्टिविटी 0 होने के कारण उससे भी हम अनएम्प्लॉयड ही मानेंगे। और ऐसे अनएम्प्लॉयड को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। खैर, तो ये खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी है। हम लोग को विशेष करके चर्चा करनी है इस बात पर कि अब देखिए कि एम्प्लॉयमेंट था, इसीलिए
हमको बोलना पड़ा। ये एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है हमने दिखा दिया है कि इसमें प्राइमरी सेक्टर में 1973 ईस्वी में लगभग 75-76% लोग, इट मीन्स 75% people were involving in primary sectors. It is that this diagram is indicating us about the importance of first primary sectors. You can see on the diagram, this is the shaded primary sectors, which is indicating us about the importance of this area. It means ये जो है यहां से यहां तक यह प्रमाणित करता है, स्पष्ट करता है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का अवसर था या है, उसमें लगभग 75% लोग इसमें इन्वॉल्व है। 75%। और ये जो है लगभग 10% ही ऐसे हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में या थे उस समय। अब कल्पना कीजिए कि रोजगार के अवसर में देश की जनसंख्या का लगभग, कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% लोग खेती बाड़ी या इससे संबंधित कार्यों में इन्वॉल्व थे। इसी से इसके इंपॉर्टेंस का पता लगाया जा सकता है। क्लियर हो जाता है कि मात्र 10% जनसंख्या सेकेंडरी सेक्टर में कार्यरत है या उसको रोजगार का अवसर मिला हुआ था, तो निश्चित रूप से यह बेहद कम था। और तीसरा जो है वह है टर्टियरी सेक्टर्स। इसमें लगभग 15, यानी सेकेंडरी सेक्टर से कुछ अधिक था टर्टियरी सेक्टर्स का। तो इस तरह से देश में जो जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या है, उसमें से सबसे अधिक और बेहद महत्वपूर्ण एरिया है, क्षेत्र है, जनसंख्या है जो इसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद टर्टियरी सेक्टर जो थर्ड का है स्थान, उसका है, इसमें कुछ जनसंख्या अपेक्षाकृत सेकेंडरी सेक्टर से कुछ अधिक है। यानी ये दोनों मिला के भी प्राइमरी सेक्टर के बराबर नहीं है, बहुत कम है, आधा से भी कम है। तो निश्चित रूप से उस समय में जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति थी, वो ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर ही इन्वॉल्व थे। किंतु उत्तरोत्तर शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण, जानकारी के कारण, लोगों की सोच में परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र पर से ढेर सारे ऐसे कारण हैं, जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे में, तो इस पर अलग से कक्षाएं होंगी। तो ढेर से ऐसे कारण हैं कि बाद में कृषि के क्षेत्र पर से रुझान धीरे धीरे जन समुदायों का घटने लगा। जो 2000 का जो आंकड़ा है, 2000 का जो ये डायग्राम है, यह प्रमाणित करता है कि उत्तरोत्तर आने वाले समय में ये इसका आकार जो है वह थोड़ा घटते जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आपके सामने में है, इस सामने तक लगभग जो है ही रोजगार का अवसर कृषि क्षेत्र में है, यानी लोग, इतने लोग जुड़े हुए, इतना परसेंट तो कम से कम घटा है, यहां से यहां तक घटा है ना, आपके सामने में है, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2000 ईस्वी में ये जो है, ये शेडेड एरिया जो है यहां से यहां तक, वो क्या है कि अभी भी 2000 ईस्वी में भी बहुत
अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है। इसलिए इसके महत्व को हम अभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, उद्योग में भी देखिए, ये पहले इतना छोटा था, इसका आकार इतना है, किंतु अब इसमें भी कुछ वृद्धि हुई। क्यों हुई वृद्धि? इसलिए कि धीरे धीरे उद्योगों का भी विकास हुआ, कल कारखाने स्थापित हुए तो कुछ मात्राएं और बढ़ गई, जनसंख्या ज्यादा और पहले की अपेक्षा 1973 की अपेक्षा 2000 ईस्वी में कुछ और जनसंख्या इसमें वृद्धि हो गई, रोजगार का अवसर मिला सेकेंडरी सेक्टर में। अब है कि ये जो आप देख रहे हैं और ये देखिए, निश्चित रूप से टर्टियरी सेक्टर जो है बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि तृतीय क्षेत्र में सेवा का जो कार्य है, बैंकिंग, बीमा, सर्विसेज, ये सब जो है, इसमें लोगों का रुझान गजब तरीके से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा गति इसी में आ रही है और इधर धीरे धीरे डिमिनिशिंग होते जा रहा है, घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है। तो इस तरह से इस डायग्राम से, 2000 के डायग्राम से यह क्लियर हो जा रहा है कि अब जो है धीरे धीरे जनसंख्या का बोझ कृषि पर से कम हो रहा है। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्य में पहले व्यस्त थे, इन्वॉल्व थे, दे आर ऑल्सो ईगर टू गेटिंग द जॉब इन टर्टियरी सेक्टर्स। ओके, क्योंकि इस सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों का निश्चित रूप से उत्थान, निश्चित रूप से उसकी प्रगति, निश्चित रूप से उसका विकास अपेक्षाकृत ये प्राइमरी और सेकेंडरी की अपेक्षा बहुत अधिक विकास हो रहा है, वो ज्यादा खुशहाल हो रहे हैं। तो इसीलिए जन सामान्य व्यक्ति अनुभव करने लगे हैं कि टर्टियरी सेक्टर्स में यदि हमें रोजगार का अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से हमें उसी कार्य को करना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप ही सोचिए कि छोटा, यहां छोटा से तात्पर्य है कि वेजेज जहां बहुत कम भी है और यदि वह तृतीय क्षेत्र का है, टर्टियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति उस बहुत कम वेजेज पर भी कार्य करने को आतुर हो जाते हैं अपेक्षाकृत कृषि अथवा उद्योग के क्षेत्र के, प्राइमरी अथवा सेकेंडरी क्षेत्र के से। क्यों भाई? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि उसमें प्रगति अधिक तीव्र गति से होती है, लोगों का विकास अधिक होता है, ज्यादा से ज्यादा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रमाणित है। किंतु एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सभी यदि टर्टियरी सेक्टर में जाएंगे तो ये आहार, ये जो भोजन दाता होते हैं कृषक लोग, जब वही नहीं रहेंगे तो कौन सी भोजन, कौन सी का करेंगे? लोहा इस्पात का करेंगे, कौन सी का? सोना चांदी का करेंगे, रुपया पैसा का भोजन करेंगे। भोजन चाहे अमीर हो या गरीब हो, अनाज ही खाना पड़ता है। इसीलिए इसको, कृषि को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर को, खेती बाड़ी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनको भी हम लोग को ध्यान में लेके चलना चाहिए। और बता रहे हैं कि यदि आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती बाड़ी का कार्य करेंगे और सरकार का यदि चिंतन का स्तर कृषि के क्षेत्र के लिए भी सशक्त हो जाए, तो मेरा दावा है कि टर्टियरी और सेकेंडरी सेक्टर में जाने का जो इस प्रकार का की जो होड़ लगी हुई है, उसमें कुछ विराम लगेगा, उसकी गति में कमी आएगी। अब एक
छोटा सा उदाहरण, जिस सराउंडिंग से समस्तीपुर जिला जो है, यहाँ पर मैं पिछले ये अभी 22-23 वर्षों से यहाँ हूँ कार्यरत, लेकिन यहाँ की जो भूमि है, जो उर्वरा है, और किसानों का जो मेहनत है, वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती बाड़ी है, वास्तव में ये नियोजन वाले शिक्षक जो पैसा मजदूरी उनको मिल रही है, माफ करना भाई, सैलरी मिल रही है तो मजदूरी, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसको फैशन बना लिया है सैलरी कहने के लिए। वही शारीरिक कार्य हो अथवा मानसिक कार्य हो, बदले में दिया गया पुरस्कार ही तो मजदूरी है। लेकिन लोगों को लज्जा आती है, हम कैसे कहेंगे कि हम मजदूरी लेते हैं? भैया आप मजदूरी ही ले रहे हैं, लेकिन लोगों का फैशन हो गया कि हम सैलरी कहना वो ज्यादा अपने सम्मान को महसूस करते। तो भैया सैलरी सही, मजदूरी कहना हमारे लिए गलत हो गया, किंतु यथार्थ यही है। तो ये जो नियोजन वाले शिक्षक को जो मजदूरी मिल रही है, या सैलरी ही कह लीजिए, यथार्थ वो मजदूरी है, उससे फार बेटर यदि वैज्ञानिक पद्धति से खेती बाड़ी हो, वो ज्यादा उसका इनकम एनुअली होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने अनुभव किया पिछले 20-22 वर्षों। यहाँ विभिन्न प्रकार का, जैसे खेत में साग सब्जी वगैरह लगा करके उसको फसल को मार्केट को, हाट को पहुंचाना, और पर्याप्त राशि यानी आय की प्राप्ति इस क्षेत्र से मिलती है राशि। तो इसीलिए इसको बहुत नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और बहुत होड़ नहीं लगाना चाहिए। यही कारण है कि आज कहीं भी वैकेंसी निकल जाती है, क्या है जी, तो 20,000 पर या ठेके पर या नियोजन पर आपको शिक्षकों की बहाली करनी है। लगता है, पता नहीं, एक बार हम लोग कभी हिंदी पढ़ाया करते थे, उस कालखंड में था कि योग्य उम्मीदवार का चयन करना राज्य के दीवान पद के लिए। शायद आप लोग 7th-8th क्लास में पढ़े होंगे या 6th क्लास में। तो जो वैकेंसी राजा की ओर से जो दी गई, और उसमें कोई बहुत बंधन योग्यता की नहीं थी, तो न जाने पूरे राष्ट्र के लोग उठ उठ करके उस क्षेत्र में आने लगे, उस राज्य में आने लगे, अपना अपना आदर्श परिचय प्रस्तुत करके अपने को योग्य उम्मीदवार साबित करने का भरसक प्रयास करने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि वही स्थिति आजकल देखने को मिलती है। एक बार हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री के द्वारा वैकेंसी दी गई थी बिहार में कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। जो जहां थे, देश के कोने कोने में कार्य कर रहे थे, चाहे वह किसी के घर पर व्यवसाय में सहयोग कर देते थे, किसी के फैक्ट्री में काम करते थे, सबको रावण बांध करके चल दिए, कहां तो बिहार की ओर। वो नजारा देखते ही बनता था। तो आज भी स्थिति वही है कि सरकारी नौकरी नाम हो, जब सैलरी मजदूरी कुछ हो मिले, लेकिन जो लोगों में जो रुझान है, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि टर्टियरी सेक्टर्स में जाने के लिए लोग कितना व्याकुल होते हैं, उग्र होते हैं, न जाने क्या क्या कर्म सुकर्म कुकर्म करते हैं। कुछ गलत तरीके से, इसलिए मैंने कुकर्म का नाम दिया, गलत तरीके से भी आने का प्रयास करते हैं जो योग्य नहीं है। जैसे बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, वैसे बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में बहुत सुधार हुआ है इस समय, लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसे अधिकारी लोग होते हैं जो बिक जाते हैं, तो खरीद लेता है लोग नौकरी को। तो इस सब से तो अपने को परहेज करना चाहिए, योग्य उम्मीदवार को उसमें जाने देना चाहिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इस टर्टियरी सेक्टर में लोगों का रुझान बेहद बढ़ गया है और आतुर रहते हैं। अब ये जो 2000 ईस्वी का मैंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है,
अब ये क्या है कि यदि 2019 का 20 का हम आंकड़ा को प्रस्तुत करें 19 का, तो निश्चित रूप से अनुमानित है कि ये जो टर्टियरी सेक्टर है ये बढ़ करके हमको लगता है ये बढ़ करके शायद अब तक में जो स्थितियां है यहां तक जरूर पहुंच जाएगा, और ये जो है यहां से बढ़ करके ये अनुमानित है, मानना है कि ये उद्योग वाला जो है यहां पर पहुंच जाएगा और कृषि का क्षेत्र फिर घट करके यहां से यहां आ जाए। अब भी आज के डेट में भी यदि चिंतन किया जाए, अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी अधिक जनसंख्या इन्वॉल्व प्राइमरी सेक्टर में ही है। तो इस प्रकार से हमने आज स्पष्ट किया कि प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्टियरी सेक्टर्स के अंतर्गत रोजगार का अवसर का क्या स्वरूप है अपने देश में। तो उसका एक उदाहरण मैंने दिया 1973 ईस्वी का, फिर 2000 का दिया, और उसके बाद मैंने बताया these shaded tick is indicating us about the curiosity of the people in this sectors, यानी अधिक से अधिक लोग इसमें कैसे आतुर हैं आने के लिए, शामिल होने के लिए, इस अवसर की तलाश में, इसको मैंने प्रमाणित किया। स्पष्ट है रोजगार ये जो है इसमें भी यहाँ इतना है, आप देख रहे हैं, इसमें भी थोड़ा और बढ़ गया, उद्योग में भी बढ़ा, तो उद्योग धंधे कल कारखाने जितने स्थापित होंगे उतना ही उसका भी रोजगार का अवसर बढ़ेगा। लेकिन ये जो है ये उत्तरोत्तर घटते जाता, किंतु इतना व्यापक पैमाने में रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग इन्वॉल्व थे कि आज इतना समय बीतने के बाद, इतना रुझान के बावजूद आज भी रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हम प्रमाणित, हम सबके बीच भी स्पष्ट हो जाता है कि ये जो विभिन्न सेक्टर्स हैं इसका क्या स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में है, ये प्रमाणित हो जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। मैं चाहूंगा कि आगे जब समय मिलेगा तो इस सब में हमको ज्यादा समय की आवश्यकता होती है, फिर इसी क्रम में हम बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं, उसके प्रकार के बारे में बताए, उसके कारण के बारे में बताते हैं, किंतु समय बहुत कम रहता है हमारे पास में, तो हम इसी में हमको संतोष करना पड़ता है विवश होकर के। तो आज इतना ही, इसको भी आप बढ़िया से देख लेंगे और अगले दिन मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दे दूंगा ताकि आप उसको हल करके आना है। आपको आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।